कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का इतिहास विषय के संबंध में मैं अपने यूट्यूब चैनल चक्र पाणी पांडे के LIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का विषय है सिक्के और राजा। इसी प्रस्तावना के क्रम में हम आगे आज आपको पढ़ाएंगे और आपसे ये प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे पढ़ाई हुई बातों को गौर से सुनें, समझें और उससे संबंध में दिए गए होमवर्क को लिखते रहें, ताकि जब कक्षाएं प्रारंभ हो तब आपका कार्य अधूरा न रह जाए। क्योंकि इसके बाद आप इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुत शक्ति होती है। आप अपने द्वारा याद किए गए चीज़ों को ही लिख सकते हैं। तो आज अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो कल आपके लिए अच्छा होगा। तो आज का जैसा विषय मैंने आपको बताया, सिक्के और राजा। आप जानते हैं कि किसी भी व्यापार के लिए, आर्थिक गतिविधि के लिए सिक्के और रुपयों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में भी कोरोना वायरस की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा देश घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तमाम नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाहें रुक गई हैं, तमाम लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तमाम यातायात के साधन बंद हो गए हैं, आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। तो सरकार को भी आमदनी नहीं हो रही है, और जब सरकार को आमदनी नहीं हो रही है तो वो अपने नागरिकों की रक्षा कैसे कर सकती है, उन्हें आर्थिक रूप से सबल कैसे बना सकती है। तो जो पैसा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। सिक्के और राजा। राजा का तात्पर्य यहाँ पर उस राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन उस व्यक्ति से है जो देश या राज्य का कार्य संचालन करता है, प्रजा की देखभाल की जिम्मेदारी रखता है। जैसे वर्तमान समय में यदि हम आप बात करें तो अपने देश की रक्षा करने का दायित्व हमारे प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर कोई भी हो सकता है। वर्तमान समय में आप जानते हैं श्री मोदी जी हैं, इसके पहले बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी अपने राज्य के लोगों की रक्षा करना है, उनका दायित्व है। अब वो कैसे करते हैं? वो नीतियाँ बनाते हैं। इसीलिए हमारे देश में नीति आयोग बनाया गया है। उनके साथ IAS की लॉबी होती है जो उन्हें सलाह देती रहती है। आर्थिक सलाहकार होते हैं जो उन्हें सलाह देती रहती है कि अमुक परिस्थितियों में हमें किस तरह आगे की ओर बढ़ना है। तो इस कोरोना वायरस के संकट में हमें आशा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हमारा देश भी इस आर्थिक संकट से उबर जाएगा और हम पहले जैसे सामान्य जीवन को जिएंगे। तो सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। विनिमय, आदान प्रदान, वस्तु को लेना, उसके बदले में कोई चीज़ देना। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। चांदी और तांबा, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के पहले भी हमारे देश में चांदी के सिक्के चलते थे, और उन चांदी के सिक्कों का मूल्य आज के चलने वाले सिक्कों से कहीं अधिक आज भी है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन धातुओं के सिक्कों का निर्माण हुआ वो आज उससे ज़्यादा कीमती हैं जितना पहले थीं। इसलिए पैसे का जो मूल्य है वो तब की अपेक्षा आज ज़्यादा है। लेकिन आज के पैसों का मूल्य, कल्पना करो कि आज के 100 साल बाद क्या होगा, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। क्योंकि इन कागज़ के पैसों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आज के युग में, वर्तमान परिस्थिति में इन कागज़ के पैसों का मूल्य है। लेकिन आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद इसका कोई मूल्य रहेगा, ये कोई नहीं कह सकता। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इसका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके
उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। वाणिज्यिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, जहाँ जहाँ पर व्यापार होते थे। देखो तब के सिक्के नष्ट नहीं हुए और उत्खनन में वो हमें प्राप्त हुए, खुदाई में हमें प्राप्त हुए, तो उनकी कीमत आज भी उतनी ही, उससे कहीं ज़्यादा है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। ये भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ध्यान दीजिएगा, सोने के सिक्के भी मार्केट में आए थे, बाज़ार में आए थे, और इसको सबसे पहले जारी करने का जो श्रेय है वो कुषाण राजाओं को है। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता रहा होगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व काबाइली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनमें यौधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इसके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से पूरे देश में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। तो ये सिक्कों के प्रयोग सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का बहुमूल्य प्रयोग उस समय होता था। देखिए, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन करने के लिए मुद्रा शास्त्रियों ने इन पर बने चित्रों, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण करके जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया है उसका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान देने की बात है। मुद्रा शास्त्र, मुद्रा माने सिक्का, रुपया, धन दौलत। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे ये संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया? इससे वर्तमान समय में आप देखिए, यदि रुपया मिलना कम हो जाए तो दो विकल्प हैं, या तो रुपया मिलना कम हो जाएगा, अथवा कहीं ना कहीं लोग उस रुपये को अपने भविष्य को लेकर के एकत्रित करके रख लेंगे और मार्केट में खर्च नहीं करेंगे। तो जब रुपया मिलना कम हो गया तो मुद्रा शास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि कहीं आर्थिक संकट तो पैदा नहीं हो गया। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। किंतु अन्य इतिहासकारों का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका ये भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का
मिलना तो कम हो गया था, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ ये है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? तो ये आप जान लीजिए कि राजा और सिक्कों के बारे में। अब कुछ सातवां है मूल बातें। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया आहत। कल मैंने प्रयोग किया था इस शब्द को, आहत शब्द का। स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके उन्हें बनाया गया था। सिक्कों को आहत करना, ढाल कर बनाया गया था। आपको अभी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब डालूंगा तो इन सिक्कों का चित्र भी डाल दूंगा ताकि आप उसका अवलोकन कर सकें। इसीलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि जब कभी भी आप किसी ऐतिहासिक नगर या शहर में जाएं तो वहां म्यूज़ियम ज़रूर तलाशें और इतिहास से संबंधित चीज़ों को देखें, तो वहां आपको ये सिक्के भी देखने को मिलेंगे और प्राचीन काल की मूर्तियाँ, बर्तन आदि भी, गहने आदि भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका अवलोकन अवश्य करें। अब मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? एक प्रश्न है। जो अभिलेख हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं, उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है? यदि आप पूरा वैज्ञानिक हैं तो आप इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? ये एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर अब आपके सामने प्रस्तुत है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को ये कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? ये मिडवल हिस्ट्री पढ़ने के बाद जब आप एंशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, देखिए इतिहास की 3 विधाएं हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और एंशियन हिस्ट्री। ये भारतवर्ष में पढ़ने के लिए। जब एंशियन हिस्ट्री, प्राचीन काल को आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको इन सारी लिपियों को पढ़ने के तरीके बताए जाएंगे, अभिलेखों को पढ़ने के तरीके बताए जाएंगे। तो अब वैज्ञानिकों ने इसको कैसे पढ़ा, अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ है, आइए अब इसी बातों की हम चर्चा करते हैं। यह हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे, जिन संकेतों का देवनागरी लिपि में अर्थात हिंदी में क्या कौन सा अक्षर बनता है। पहला है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो हम ब्राह्मणी लिपि के बारे में प्रश्न आते हैं, ब्राह्मणी लिपि को आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं शताब्दी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत भाषा में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। तो ये ब्राह्मी लिपि के बारे में है। इसका अर्थ 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने निकाला। अब आती दूसरी लिपि खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई, इसको कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई।
इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के लिए दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए आ प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। तो ये हमने लिपि के बारे में आपको जानकारी दी। कठिन है थोड़ा सा, लेकिन इसको बराबर पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जानकारी बढ़ती जाएगी। देखो, इतिहास का मूल स्रोत है ज्ञान, समझना और जानना, रटना नहीं। पहले कहते थे इतिहास को रट के पढ़ा जाए, ये रटंत विद्या है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास समझने की, उसके मूल को जानने की एक विधि है। यदि आप मूल को समझ जाएंगे तो आप इतिहास के हर प्रश्न के उत्तर को लिख लेंगे। इसलिए आज मैं आपको यहीं तक रखता हूँ और कल मैं आपको अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, वो सब आप ही के लिए है। मैं बार बार आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को, छात्रों को जोड़ें और मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे YouTube चैनल का नाम चक्रपाणि पांडे KLIC है। ये आपके लिए बनाया गया चैनल है। इसको आप पढ़ें। मैंने देखा है कि आपसे ज़्यादा अन्य देशों में लोग इसको पढ़ रहे हैं और आप मेरे विद्यार्थी होकर के इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। 63 और 37 का रेशियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए या पढ़िए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। और एक बार फिर से बता दूं, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो पढ़ाई यहाँ पर हो रही है ऑनलाइन, ये दोबारा कक्षाओं में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि समय बीत रहा है और समय बीतने के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी आगे बढ़ रही है और सरकार की मंशा के अनुरूप ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको कक्षा में इसका जब फिर से सारे कोर्स ख़त्म हो जाए इतिहास के, तो रिवीज़न करवा सकते हैं। कोविड-19 के संबंध में आपको रोज़ जानकारी देते हैं। गोंडा में कई केस आ चुके हैं, तो इसलिए आपको अब सजग रहने की ज़रूरत है। आप सजग रहिए, कोविड-19 से अपना बचाव कीजिए। बचाव के तरीके हम रोज़ आपको बताते हैं, बार बार बताते हैं। और आप सिर्फ जब आप अपने आप को बचाते हैं तो न सिर्फ अपने आप को बचाते हैं, बल्कि अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को और अपने देश को, अपने राज्य को बचाते हैं। जितना बचाव आप कर ले जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बीमारी से घबराइए बिल्कुल मत। इस बीमारी का सामना उत्सुकता के साथ कीजिए और जितना ही आप बचाव करेंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जितना आप इसका बचाव करेंगे, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को, क्वारंटाइन कीजिए अपने आप को। ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन का मतलब यही है कि आप घरों में रहिए, एकांतवास में रहिए और पढ़ाई का इससे अच्छा मौका आपके हाथ फिर दोबारा नहीं लगेगा। आप पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए और माता पिता को स्वयं भी समझाइए कि वो इस समय बाहर कम से कम निकलें, और बाहर आते हैं तो उनको आप सैनिटाइज़ कीजिए, घरों को साफ़ सुथरा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।